क्योंकि आप तो दुनिया में कहीं और बिजी थे। उनकी एक महान बेटी थी, उनको सब जानते हैं, वो 19 नवंबर को पैदा हुई थी। वो 1971 में बांग्लादेश युद्ध हो गया, वो बांग्लादेश युद्ध जीत गई। उन्होंने पद्म पुरस्कारों की मीटिंग बुलाई और अपने आप को भारत ने दिया। आप पे दुनिया हंसेगी कि नहीं हंसेगी, सच बताइए। अब आपको पता चला कि आप अपने घर में बड़ा सा टीवी लगाए बैठे हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया में जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो तो ऐसे जोकरों जैसे काम कर रहा है। दुनिया आपको हंसेगी नहीं हंसेगी, कैसे नेता चुनते हो यार। और एक आए उनके पुत्र, हमारे देश की प्रतिक्रियाएं देखिए। श्रीमती इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या हुई, वो बेचारी चली गई, तो देश को कोई मिला नहीं। ये भीड़ सिर्फ टीवी देखने के लिए बनाई गई है। जिसने भारत की मिट्टी में एक दिन नहीं गुजारा, जो हवाई जहाज उड़ा रहा था, 24 घंटे में देश दे दिया उसको। और लोग कह रहे कितना बेचारा मासूम सा है। अरे लड़की के लिए वर चुन रहे हो क्या? उसने कुछ नहीं किया 6 साल में, लेकिन उसको भी भारत ने दिया। कम से कम उसने खुद नहीं लिया, चलो दूसरों ने दे दिया। अब आजकल एक चर्चा चल रही है कि उनकी बेटी जो हवाई जहाज उड़ाते थे और उनका बेटा, एक तो यात्रा पे निकला हुआ है कई हजार साल की, 200-400-500 साल के बाद लौटेगा, वो आदि पुरुष है। उस जैसा ज्ञानी तो हिंदुस्तान में चाणक्य नहीं हुआ। उनके वंशजों को पता चल जाए वो तो शर्म के मारे मर जाएंगे। हम आलू खाते खाते थक गए, वो आलू से सोना बना रहा है। ऐसे महान दुनिया देखेगी भाई, ये वो लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। एक उनकी बहन है, उनकी बहन का अजब का तमाशा है। उनकी जब भी बात होती है तो कहती है कि मेरी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, मेरे बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं। लेकिन ये नहीं बता रही कि भाई इसमें फिरोज गांधी का भी कोई कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है। क्यों चल रहा है? ऐसे लोग हमारे यहां नेता हैं, ये खड़े होंगे, ये भारत का भविष्य है, भगवान ही बचाए। नेता चुनते वक्त किसकी नाक किससे मिलती है और कौन किसका वंशज है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। नेता चुनते वक्त जो आपने 70 साल से गलतियां की, आपके सामने कोई रास्ता नहीं था, तब आपने अपने नेता को चुनते वक्त यह नहीं पूछा इसकी जाति क्या है, इसका परिवार कौन है, कितना पढ़ा लिखा है। आप इस्लामिक जिहाद से इतने त्रस्त हो चुके थे कि आपने 700 साल के बाद पहली बार नेता चुनते वक्त यह कहा कि जो सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का जो जवाब मुंह तोड़ दे सकता है वही हमारा नेता होगा। और आप बहुत जरा जाइए पीछे, 10 साल पुरानी बात कह रहा हूं। हम लोग बहुत दसियों लोग जब तक हमारी बात को अनुमोदित न कर दें तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमें सैंक्शन तो मिली नहीं, हमें किसी ने अपनी सहमति तो नहीं दी ना। अरे ये युद्ध है, इस युद्ध में उस योद्धा को ध्यान में रखिए, वो क्या पहनता है, क्या खाता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। वक्त की जरूरत है कि अगर वो योद्धा लड़ रहा है और अगर इस देश की अदालत को 24 घंटे में अपनी ताकत से मंदिर का फैसला करा करके 5000 साल पुरानी सभ्यता को पुनर्जीवित कर सकता है। जो लोग ये कह सकते थे कि 370 नहीं हटेगा, अब वो गिनती में 3 रह गए। सत्ताएं
कानून, कॉमा, फुल स्टॉप इससे नहीं चलती हैं। सत्ता में सब होता है, संविधान सामने रखा होता है। साइंस का स्टूडेंट हूं मैं, 5 लोकसभा इलेक्शन कवर कर चुका हूं। 2012 में नौकरी छोड़ी है मैंने, और छोड़ने के बाद लगा कि सिर्फ अब एक ही काम करूंगा, इस देश के किसी भी कोने में जाऊंगा, कोई कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, इस संचार क्रांति का फायदा उठाऊंगा, और जो मेरे मन में पिछले 20 साल से भरा हुआ है वो सब उनके सामने रखूंगा कि आपके सामने चुनौती क्या है। आपको अपना मकान बचाना है, अपनी कार बचानी है, कि भारत माता की जय जो नारा लगाते हैं इसे बचाना है, यह आपको तय करना है। और उस दिन से लेकर के मैंने किसी, न कोई राजनीतिक दल, न कोई संगठन मेरे बीच में नहीं है। जो भी इस समय सनातनी हिंदू को मिसगाइड करेगा, झूठ बोलेगा अपने स्वार्थों के लिए, वो कितना भी बड़ा ताकतवर हो, हर मंच से उसकी पोल खोलूंगा मैं। क्योंकि लड़ाई मेरी अपने लिए बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कुछ पाना वाना नहीं है भाई। लोग टिकटों के पीछे भागते हैं, मैंने कहा नहीं, मुझे टिकट अपने पास रखे, मेरे पास रेलवे की टिकट इतनी बहुत है। अपने समाज में लोग पैदा कीजिए जो टिकट पाने के लिए सब कुछ दांव पे न लगाएं। अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करें कि सत्ताएं आपसे कहेगी ये टिकट लेके आप लड़ लीजिए, क्योंकि आपको हमारी जरूरत है। जिसको टिकट मिल जाती हो 5 करोड़ 2 करोड़, यहां से वहां से, ऐसा लगता है कि हर आदमी संसद में पहुंच के पता नहीं क्या करने वाला है, कुछ होता नहीं है। एक आदमी ठान लेता है तो संसद में कैसे कैसे काम होते हैं इसका अंदाजा है। जीतने नहीं देंगे, इसलिए मैं आपके बीच में, क्योंकि मैं अंजड़ से होता हुआ आ रहा हूं, और अंजड़ में आया था 2-3 साल पहले, और आपके और मेरे बीच में अंजड़ के जो मेरे साथी हैं वो पूरी टीम यहां आई हुई है, और जो उसमें उस टीम के जो लीडर हैं जितेंद्र परमार साहब, वो आप ही के बीच में बैठे हैं। मैं ये बात कोई बाकी नहीं रखूंगा। मैं यहां से बाहर जाऊंगा तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बात मैंने नहीं कही, क्योंकि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। मैं किसी को अच्छा और बुरा कहने नहीं आया, मैं अपनी बात बेबाकी से रखूंगा, और अगर आपके दिल में उतरेगी तो आप चाहे थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा, लेकिन आप मेरी बात से सहमत होंगे। जितेंद्र परमार अंजड़ के अंदर एक चुनाव में खड़े हुए। कुछ ठेकेदारों को लगता था कि नहीं, इनको नहीं खड़ा होना है। उसने कहा नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। दुख है मुझे इस बात का। कुछ लोग नाराज हो गए। छोटा सा चुनाव था, इससे पता चलता है कि समाज के अंदर कैसे पाखंडी है। न मैं जितेंद्र परमार से मेरी कोई रिश्तेदारी है, मैं उन्हें जानता हूं, इतने ही बहुत शरीफ आदमी, अच्छे आदमी है, बस। जितेंद्र परमार अंजड़ के अंदर एक इलेक्शन लड़े, उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा मैं चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। ये सोचिए कभी आपके साथ होगा तो आप क्या करेंगे। वो चुनाव लड़ा और पार्टी के कैंडिडेट को हरा करके इंडिपेंडेंट जीत गया। नहीं, इसमें एक दर्द है, एक गुस्सा है। जितेंद्र परमार जब चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ ठेकेदारों को बुरा लगा, तो ठेकेदारों ने, वो जो आपके यहां मामा थे जो अब चले गए, उनकी बहनें ढूंढ रही हैं कहां है वो, उनके चलते सत्ता का दुरुपयोग करके जितेंद्र परमार की पत्नी जो अंजड़ में पढ़ाती थी,